हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं, ह्यूमन मानव भूगोल देख रहे हैं और उसी का सेकेंड चैप्टर का रिविजन हम लोग वापस करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 आपके सामने है। और जैसा आपको पता है चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या और वितरण काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से आप ध्यान रखिए, बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की आपकी संभावना रहती है कि शायद एक शॉर्ट में मिल जाए और एक या कोई एक और 2 क्वेश्चन आपके जो हैं लॉन्ग में आपको मिल जाए। इनकी आपकी संभावना जो है आपकी निरंतर अच्छे से बनी रहती है। ये थोड़ा इसमें आपका देखने वाली बात है। चलिए आइए ध्यान देते हैं। कह रहे हैं किसी देश में निवास ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यानी कि कोई देश है और उस देश के जो आपके निवासी हैं, उस देश के निवासी उस लोगों की वास्तविक धन, धन का मतलब होता है संपत्ति, रियल मनी होती है। यानी कि किसी देश के लोग ही उस देश की संपत्ति है, पैसा है, धन है। यही लोग वास्तव में संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनकी नीति निर्धारित करते हैं तथा अंततः देश की एक पहचान इन लोगों से ही होती है। देश की पहचान भी कैसी है? इन लोगों से ही कैसी है देश की पहचान। यह जानना आवश्यक है, कह रहे हैं यह जानना कैसा है? आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्री और पुरुष है। यानी कि हमको ये भी देखना पड़ेगा, कोई भी ऐसी कंट्री, कोई भी ऐसा देश, वहां पर मेल फीमेल कितने, ठीक, और प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म ले सकते हैं, कितने लोगों की आपका मृत्यु हुई और कैसे वे अपने नगरों में रहते हैं अथवा गांव में, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, वे क्या करते हैं तथा वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम कई अध्ययन करेंगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की 600 करोड़ से अधिक, कितनी है? 600 करोड़ से अधिक आपका दर्ज की गई है जनसंख्या के वितरण और घनत्व के रूप में प्रतिफल की विवेचना करते हैं। ठीक, तो इसी रूप में आपका उसका प्रतिफल देखा जाता है। क्या प्रतिफल है? आइए आपका यहां से शुरू करते हैं। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेटी की टिप्पणी, ध्यान रखिए इसके बारे में है, खासकर एशिया की जो आपकी जनसंख्या है उसी के बारे में उन्होंने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण का प्रारूप यही सत्य है। कितनी अच्छी बात कही है। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है कि किसने ये कहा था कि बहुत कम स्थान पर बहुत ज्यादा लोग और बहुत ज्यादा स्थान पर बहुत कम लोग पाए जाते हैं। तो जॉर्ज बी क्रेसी का ये स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनका कहने का मतलब है अगर बहुत ज्यादा स्थान है, प्लेस है, तो वहां पर बहुत कम लोग पाए जाएंगे और अगर कोई छोटा स्थान है तो वहां बहुत ज्यादा लोग जो है आपके पाए जाएंगे। यानी कि कम स्थान पर लोगों की संख्या अधिक है। उदाहरण के रूप में दिल्ली को देखिए, उदाहरण के रूप में आप आपका टिहरी को देखिए, अंतर आपको समझ आएगा। क्लियर है? यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनसंख्या का असमान रूप से वितरण है। असमान मतलब इक्वल आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप हैं, उन प्रारूपों को भी देखेंगे। जैसे जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी जननांकीय विशेषता को समझाने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ लोग किस प्रकार वितरित हैं, इस बात से लगाया जाता है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90%, 10% लगभग स्थान पर निवास करती है। यानी कि देश की, याद रखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी देश की 90%
जो आपकी जनसंख्या है वो कहां रहती है? वो रहती है 10% क्षेत्र में। कहां रहती है? 10% क्षेत्र में, ये बता रहे हैं। ठीक, तो 90%, 10% और लगभग निवास करती है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है। कह रहे हैं कि 10 ऐसी कंट्री हैं, 10 देश हैं, जिन 10 देशों में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में 6 एशिया में अवस्थित हैं और 6 देश, यानी कि इन 10 में से, किसमें से? जो आपके ये आपके 10 हैं, इन 10 देशों में से देशों में से 6 देश एशिया महाद्वीप के हैं। किसके हैं? एशिया महाद्वीप के। ठीक, और शेष तो 4 बचे हैं, उनको भी हम देखते हैं वो कहां कहां के हैं। देखिए, तो आपको समझ आएगा वो 10 देश कौन कौन से हैं। तो ये डाटा पुराना है, उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इनको लिख लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन बनता है विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश, 3 देश, 4 देश से पूछ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, विश्व के, लिखिए इनका नाम, लिखिए सबका, जैसे चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजर, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। तो चाइना एशिया का है, भारत एशिया का है, इंडोनेशिया एशिया का है, पाकिस्तान एशिया का है, बांग्लादेश एशिया का है और आपका रूस एशिया का है। ठीक, उधर ये कहां का है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूएसए महाद्वीप का है, क्योंकि राष्ट्रीय है। तो जो आपके भारत के थे उनको मैंने ए, मतलब जो एशिया महाद्वीप के थे उनके आगे मैंने ए लिख दिया है। ठीक, ध्यान रखिए, लिख लीजिए। देख लिया? पढ़िए बेटे बच्चों। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है, वो है जनसंख्या घनत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रहने वाले लोगों का पोषण सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यही सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में, ध्यान दीजिए, ये इसकी यूनिट है, इकाई है, रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व निकालने का फार्मूला क्या है, तो इसको नोट करके लिख लीजिए। मैं रिवीजन में तौर में बता रहा हूं आपको। ठीक, जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो है
जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू उस क्षेत्र की जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या को यहाँ आपको समझाया गया, इतनी कोई जनसंख्या थी, उसका क्षेत्रफल है, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, तो 1500 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इसका निकल कर आएगा। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको एग्जाम आपका पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंपॉर्टेंट कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए और ये जरूर लिखिए और इसका एग्जाम्पल के रूप में इसको नोट करके एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इसमें लिखने के लिए, पता होना चाहिए। देख लिया, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कि किन वजह से किन क्षेत्र में आपका जनसंख्या जो है अधिक पाई जाती है, वो क्या कारण है, उन कारणों को देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो पहला कारक है भौगोलिक। तो भौगोलिक कारक है, कुछ सब कारक हैं, जैसे जल की उपलब्धता, ये फिजिकल की चीज है, जल होगी तो जनसंख्या वहां अधिक मिलेगी। दूसरा है इसमें भू आकृति, जहां पर भू आकृति अच्छी होगी, पहाड़ पर्वत पठार मैदान होंगे, उसी हिसाब से तो व्यक्ति रहेगा। और एक है फिर इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका जलवायु। कैसा है जलवायु। एक है वहां की मिट्टी यानी कि मृदा। तो ये ऐसे कारक हैं जो आपका, जिनको हम भौगोलिक कारक कहते हैं। कौन कौन है, जल की उपलब्धता हो गया, भू आकृति हो गया, वहां की जलवायु हो गई और वहां की मिट्टी, यानी कि 4 ऐसे फैक्टर हैं आपका भौगोलिक कारक में जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या को बढ़ने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तो इन चारों सेक्टरों का हमको पता होना आवश्यक है। चलिए सबसे पहले जल की उपलब्धता को देखते हैं। देखिए सिंपल, अगर आपको हेडिंग भी पता है और आपको उसको थ्योरी नहीं आती, अगर आपको लिखना पड़े तो आप लिखेंगे कैसे? तो बड़ा सरल है, जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ऐसे लिख सकते हैं, जल हमारे लिए उपयोगी है, जल हमारे लिए महत्वपूर्ण कारक है, ठीक। और जहां लोगों को आसानी से उपलब्ध होता है, वहां पर पीने, नहाने, उद्योग इत्यादि में इसका बहुत अच्छे से सुलभ प्रयोग किया जाता है और वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। खास कर जो आपके नदियों के क्षेत्र के जो आपके नदियों के पास के जो क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना, 2-4 एग्जाम्पल गिर दीजिए, ठीक। और आप जानते हैं दिल्ली जैसे शहर में, चेन्नई जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में, मेट्रोपॉलिटन आपके बॉम्बे, कोलकाता में पानी का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप इस चीज पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप इसकी उपयोगिता को समझ पाए। चलिए दूसरा फैक्टर है भू आकृति। भू आकृति में आप जानते हैं लोग आपका जो आपके समतल मैदान है वहां पर ज्यादा रहते हैं, ढालों पर वसनों को वरीयता देते हैं, वहां पर सड़क इत्यादि का निर्माण उद्योग अनुकूल है। पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों पर उन पर कैसा स्थित है, औद्योगिक विकास क्या है, अनुकूलता कैसे पाई जाती है। गंगा का मैदान, सर्वाधिक सघन बसा क्षेत्र, विरल जनसंख्या, हिमालय पर्वत क्षेत्रों में कैसी है, विरल मतलब हल्की जनसंख्या पाई जाती है। ये सारे ऐसे कारक हैं। देखिए रिवीजन के तौर पर सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पॉइंट आउट बताऊंगा कि आप कैसे लिखेंगे क्वेश्चन, और ज्यादा बढ़िया अगर आपका कोर्स चीजें पूरी होगी आप उनका प्रॉपर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि बोर्ड पेपर आपका नजदीक है, 2 महीना 2.5 महीना बचा है, तो जितना अच्छा प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना बढ़िया आपके लिए होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 2 ये हो गए। और तीसरा इसमें देखिए सबसे बेहतर कारक है जलवायु। और आप जानते हैं कि कहीं की जलवायु किसी के निवास स्थान करने के लिए बड़ी उपयोगी है। अगर अति ठंडी है तो आप वहां भी नहीं रह पाओगे, अति उष्ण है यानी कि मरुस्थल वाली है, नहीं रह पाओगे। मानव बसावट के लिए उसको सुविधाजनक अनुकूल वायु चाहिए होती है, जिससे वो हर मौसम में फेवरेबल हो सके। जैसे आप सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत सारे ऋतुओं का अनुभव उठाते हैं, और कह रहे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वहीं पाई जाती है जहां पर जलवायु सुविधाजनक हो। जैसे भूमध्य प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास में लोग आरंभिक काल में इसी क्षेत्र में आपका बसे हुए थे।
जहां पर सुलभता आपको दिखाई दी। चलिए मृदा को देखिए, मिट्टी भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। उपजाऊ मृदा कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उपजाऊ के लिए दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में लोग निवास करते हैं। मृदा में गहन कृषि के आधार पर बनी है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां कम उपज मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? जहां पर कम जनसंख्या है, मृदा है, वहां पर आपका विरल जनसंख्या जो है आपकी पाई जाती है, इसलिए उनकी बसावट आपकी होती है। ये हमको आपका देखना है। खनिज खनिज निक्षणों से युक्त क्षेत्र उद्योग के उत्कृष्टि करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजाना उत्पन्न करते हैं। कुशल और अधकुशल कर्मी इन्हीं क्षेत्र में पहुंचते हैं। जनसंख्या को घना बसा देते हैं। अफ्रीका की आपका कटंगा, जाम्बेजी, तांबी पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। अगर कहीं पर आपका नेचुरल आपका पॉपुलेशन निवास करती है, जैसे कटिंगा वाला रेंज है, जाम्बाजी वाला रेंज है, आप साउथ अफ्रीका में जो क्षेत्र है कटिंगा वाला और जाम्बेजी नदी के आसपास का क्षेत्र है, वहां भी आप देखेंगे। या फिर कहीं पर आपका नगरीकरण बहुत अच्छा है, मान लीजिए कहीं पर नगरीकरण अच्छा है, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, वहां पर भी लोग अपॉर्चुनिटीज बेस पर जनसंख्या बढ़ती है। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, नगर में उपचार को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, हेल्थ चीजों को लेकर, नई नई चीजों के आधार पर ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपका डेवलप होती है। ठीक, और इन्हीं को हम लोग आपका देखते हैं। ठीक, यही है नगरीयकरण। ठीक, बेहतर अवसर, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा संबंधी, ये सारी चीजें प्रस्तुत करते हैं और इन्हीं में ये सारी चीजें आपका दिखाई देती हैं और आप इनको अच्छे से देख भी सकते हैं। क्लियर है? देखिए, और इसके बाद एक फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। कहीं पर जहां पर इंडस्ट्री सेटअप होती है वहां पर भी जनसंख्या काफी आपका बढ़ जाती है। औद्योगिक कारण पेटी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, बड़ी संख्या में लोग आकर्षित करती है। इनमें केवल कारखाने में ही श्रमिक नहीं होते, बल्कि परिचालक, दुकानदार, बैंकिंग, डॉक्टर, अध्यापक, सर्विस सेक्टर में भी लोग आपका लगे होते हैं। जापान के कोबे ओसाका प्रदेश में ही ऐसा सघन बसा हुआ आपका क्षेत्र है जो आपको दिखाई देगा। ठीक, तो हर जगह ऐसे भी क्षेत्र आपके पाए जाते हैं। ठीक है नहीं? तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ कारक होते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण भी अधिक आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकार लोग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसना अथवा भीड़ वाले स्थान से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। क्या आपके प्रदेश में कुछ ऐसे उदाहरण हैं? तो ऑब्वियस है, लोग आपका विरल से मतलब भीड़ की तरफ जा रहे हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ भीड़ से विरल में नहीं आ रहे। ठीक, तो ये कुछ कारण हैं जो आपका चीजों को इफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जनसंख्या वृद्धि, सकल जनसंख्या अनुपात, इन सारे चीजों को भी हम देखेंगे। तो जितना हमने पढ़ा है एक बार इसमें देख लीजिए। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे एक एक करके अच्छे से पूछ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी बच्चे का, पूछ ले बेटा, फिर आगे बढ़। चलिए आगे बढ़े। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का आशय अभिप्राय किसी क्षेत्र के समय में किसी निश्चित अथवा अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक, यानी कि किसी एक निश्चित वर्ष के दौरान जनसंख्या बढ़ भी सकती है और किसी एक वर्ष के दौरान जनसंख्या घट भी सकती है। इसे निरपेक्ष जनसंख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या परिवार किसी क्षेत्र की
आर्थिक प्रगति सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सूचक होता है। ये ध्यान रखिए। तो जनसंख्या कैसे है? किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल और कल्चरल प्रोस्पेक्ट से वो आपका उसका इंडिकेटर है। ये आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, उसी की वजह से इतना सारा देख लिया। अब ये कुछ आपका जनसंख्या वृद्धि की कुछ परिभाषाएं हैं। जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? जनसंख्या की प्राकृतिक दर किसको कहा जाता है? ठीक, जनसंख्या की वास्तविक जनसंख्या, धनात्मक, ये सब आप लोग एक बार घर से पढ़ के आएंगे तो कल हम इसको अच्छे से करेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, ज्यादा रिवीजन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही हमने किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल एक बार आप पढ़ेंगे चैप्टर को तो और अच्छे से रिवीजन करेंगे, थोड़ा स्पीड में बढ़ जाएंगे। तो आप क्वेश्चंस को लिखने का ट्राई कीजिए। चलिए, एक कल आपको क्वेश्चन लिख के आना है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या को, क्वेश्चन लिखिए, भारत में बढ़ती जनसंख्या को कार्यशील पूंजी में कैसे बदला जाए? इसी संबंधित है कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को कार्यशील पूंजी के रूप में कैसे बदला जाए, देख लेंगे आप। क्लियर है? तो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे कार्यशील जनसंख्या के रूप में बदला जाए, यह आपको घर से लॉन्ग क्वेश्चन करके लाना है 120 शब्द का। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।